हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम फिर से नया टॉपिक ले रहे हैं इंडियन ईजमेंट एक्ट 1882 में। हमने देख लिया कि किस तरीके से ईजमेंट को एक्वायर किया जाता है, डिस्टर्बेंस ऑफ ईजमेंट क्या होता है। और आज हम इसी सीरीज़ में जो नया टॉपिक ले रहे हैं वो है एक्सटिंक्शन ऑफ ईजमेंट, जो कि चैप्टर 5 में दिया हुआ है और सेक्शन 37 से लेकर सेक्शन 48 तक आज हम इसमें कवर करेंगे। तो एक्सटिंक्शन क्या होता है बेसिकली, कि जैसे एक ईजमेंट को एक्वायर किया जाता है उसी तरीके से एक ईजमेंट को ख़त्म कैसे किया जाता है। इसके देखिए बहुत सारे सेक्शंस हैं कि कौन कौन से मोड से एक ईजमेंट को ख़त्म किया जा सकता है, यानी कि जो ईजमेंट डोमिनेंट ओनर ले रहा है सर्वेंट हेरिटेज के ऊपर, किस तरीके से वो ईजमेंट उसकी ख़त्म हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं सेक्शन वाइज। तो सबसे पहला जो हम सेक्शन ले रहे हैं वो है सेक्शन 37। तो ये बोलता है एक्सटिंक्शन बाय डिसोल्यूशन ऑफ राइट ऑफ सर्विएंट ओनर। देखिए, हमने बताया था कि ईजमेंट क्या होता है, एक सर्विएंट हेरिटेज के ऊपर डोमिनेंट ओनर का राइट होता है, जिससे कि वो अपनी जो प्रॉपर्टी यानी जो डोमिनेंट हेरिटेज है उसका बेनिफिशियल एंजॉयमेंट ले सके। तो अगर सर्विएंट ओनर जो है, मतलब जो कि सर्विएंट हेरिटेज का मालिक है, अगर उसका राइट सर्विएंट हेरिटेज के ऊपर ख़त्म हो जाए, ठीक है, वो अब उसका ओनर ही ना रहे, या जैसे सपोज़ वो उसको सेल कर दे फर्दर आगे किसी और को, तो जब उस सर्विएंट ओनर का राइट ख़त्म हो जाता है सर्विएंट हेरिटेज के ऊपर, तो उस केस में जो भी सर्विएंट हेरिटेज पे उसने रास्ता दिया था डोमिनेंट ओनर को, वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट तरीका है वो है सेक्शन 38 में एक्सटिंक्शन बाय रिलीज़। तो एक्सटिंक्शन बाय रिलीज़ मतलब छोड़ देना, त्याग कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर त्याग कौन करेगा, यहाँ पर त्याग डोमिनेंट ओनर करेगा। ठीक है, पहले केस में हमने देखा कि सर्वेंट ओनर का राइट एक्सटिंग्विश हो रहा है, तो उस केस में ईजमेंट भी एक्सटिंग्विश हो रहा है। लेकिन यहाँ पर जो डोमिनेंट ओनर है वो एक्सप्रेसली अपना जो राइट है ईजमेंट का उसको छोड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, तो देखिए सपोज़ ए कोई व्यक्ति है और उसकी जो विंडो है वो बी की लैंड की तरफ खुलती है। ठीक है, अब ए ये कहता है कि अब मुझे जो विंडो से जो हवा आ रही थी या जो इस विंडो से सनलाइट आ रही थी, अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या करता है, अपनी विंडो जो ओपन विंडो थी उसको क्लोज़ करवा देता है, उसमें ब्रिक्स लगवा देता है। ठीक है, मतलब उसको उस पर पूरी कंस्ट्रक्शन करवा देता है। तो इसका मतलब उसने यहाँ पर क्या किया है, एक तरीके से एक्सप्रेसली अपने इस ईजमेंट को रिलीज़ किया है, छोड़ दिया है। ठीक है, तो जब इस तरीके की कोई कंडीशन होगी कि जिसमें डोमिनेंट ओनर खुद ही बोले, एक्सप्रेसली बोले कि अब मुझे ईजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में भी फिर ईजमेंट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। एक चीज़ इसमें और ध्यान रखने वाली है कि डोमिनेंट ओनर अपने आप इसको एक्सटिंग्विश कर सकता है, एक्सप्रेसली इसको बोल सकता है कि मैं अब ईजमेंट यूज़ नहीं करूँगा। लेकिन अगर उसने एक्सप्रेसली कोई भी स्टेटमेंट नहीं दी है, उसने एक्सप्रेसली कुछ भी नहीं बोला है और वो केवल उस ईजमेंट को यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है, मतलब उसके पास ईजमेंट है, ठीक, लेकिन वो उसका इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने उसको रिलीज़ कर दिया, उसने अपने ईजमेंट को रिलीज़ कर दिया। इसको हम ये बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। जब वो एक्सप्रेसली इसको बोलेगा, एक्सप्रेसली बताएगा, तभी जाके ये माना जाएगा कि उसका जो ईजमेंट है वो एक्सटिंग्विश हो चुका है। इसके बाद जो तीसरा तरीका है वो दिया है सेक्शन 39 में, और वो कहता है एक्सटिंक्शन बाय रिवोकेशन। ठीक है, तो रिवोकेशन मतलब यहाँ पर अगेन रिवोकेशन होता है ख़त्म करना। तो यहाँ पर रिवोकेशन कौन कर रहा है, रिवोकेशन यहाँ पर कर रहा है सर्विएंट ओनर। ठीक है, ऊपर वाले केस में हमने देखा कि रिलीज़ कौन कर रहा है, डोमिनेंट ओनर, और जो नीचे ये जो 39 में है ये है सर्विएंट ओनर। तो रिवोकेशन किसके द्वारा होगा, सर्विएंट ओनर के द्वारा। तो जब सर्विएंट ओनर ईजमेंट को रिवोक कर देता है, जो उसने डोमिनेंट ओनर को ईजमेंट दिया था उसको वो रिवोक कर देता है, उस केस में भी आपका जो ये ईजमेंट है वो ख़त्म हो जाता है। तो रिवोकेशन की कई सारी कंडीशन हो सकती है कि जैसे कुछ टाइम लिमिट के लिए था, या हो सकता है कि जिस शर्त पे वो ईजमेंट दिया गया हो
वो डोमिनेंट ओनर ने फुलफ़िल नहीं की हो, अगर ऐसी कोई कंडीशन सर्विएंट ओनर के द्वारा लगाई गई थी जो कि फुलफ़िल नहीं हुई, तो फिर उस केस में सर्विएंट ओनर क्या कर सकता है, उस ईजमेंट को रिवोक कर सकता है और इसलिए ये मान लिया जाएगा कि ये ईजमेंट ख़त्म हो चुका है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट तरीका आता है वो है सेक्शन 40 में, और ये दिया है एक्सटिंक्शन ऑन एक्सपायरेशन ऑफ लिमिटेड पीरियड और हैपनिंग ऑफ डिसॉल्विंग कंडीशन। तो इसमें ये कह रहे हैं कि अगर ईजमेंट को कुछ सालों के लिए दिया गया था, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए दिया गया था, से फॉर 10 ईयर्स और 15 ईयर्स, तो जब वो 15 ईयर्स का टाइम पीरियड पूरा हो गया, ईजमेंट ख़त्म हो जाएगा उसके बाद, या ऐसी कंडीशन जो कि सर्विएंट ओनर द्वारा लगाई गई थी और जिसको कि डोमिनेंट ओनर द्वारा पूरा नहीं किया गया हो, अगर वो कंडीशन पूरी नहीं होती है तो फिर ईजमेंट एक्सटिंग्विश हो जाता है। इसके बाद आते हैं सेक्शन 41 पे। ये कहते हैं एक्सटिंक्शन ऑन टर्मिनेशन ऑफ नेसेसिटी। देखिए हमने ईजमेंट ऑफ नेसेसिटी पढ़ा था कि जिसमें एक डोमिनेंट ओनर को ईजमेंट चाहिए ही चाहिए, जिसके बगैर वो अपने डोमिनेंट हेरिटेज को एंजॉय नहीं कर सकता है, वो उसके लिए मस्ट है। तो अगर अब ईजमेंट की नेसेसिटी ही नहीं रह गई, अब वो यूज़फुल ही नहीं रह गया है, ठीक है, जब उसकी ज़रूरत ही नहीं रह गई है, अब मतलब सपोज़ जो वो जिस रास्ते को वो इस्तेमाल कर रहा था उसके अलावा भी उसके पास कोई दूसरा रास्ता बन चुका है, तो फिर उस केस में फिर जो वो पुराना वाला उसका रास्ता था, उसका जो ईजमेंट उसको मिला हुआ था वो उस पर ख़त्म हो जाएगा। तो जब नेसेसिटी नहीं रहेगी तो ईजमेंट भी ख़त्म हो जाएगा। ये आपका सेक्शन 41 में बताया गया है। इसके बाद सेक्शन 42 पे आते हैं, कहता है एक्सटिंक्शन ऑफ यूजलेस ईजमेंट। तो अगर ईजमेंट ऐसा बन जाता है जो अब किसी काम का नहीं रहा, जो यूज़लेस हो चुका है, जो कोई बेनिफिशियल नहीं रहा डोमिनेंट ओनर के लिए, उस केस में भी ईजमेंट फिर एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 43 में। ये बात करता है एक्सटिंक्शन बाय परमानेंट चेंज इन डोमिनेंट हेरिटेज। अगर डोमिनेंट ओनर ने डोमिनेंट हेरिटेज पर कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं जिससे कि सर्विएंट हेरिटेज का बर्डन बढ़ जाता है, तो फिर इस केस में भी जो ईजमेंट है वो एक्सटिंग्विश हो जाएगा। लेकिन अगर बर्डन जो बढ़ा है वो मामूली सा है, तब उस केस में ईजमेंट एक्सटिंग्विश नहीं होगा। तो अगर बर्डन ऐसा है जिससे कि सर्विएंट हेरिटेज को कोई इंजरी होती है, तो फिर उस केस में ईजमेंट एक्सटिंग्विश हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेक्शन 44 की, जो कि बात करता है एक्सटिंक्शन ऑन परमानेंट ऑल्टरेशन ऑफ सर्विएंट हेरिटेज बाय सुपीरियर फोर्सेस। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर सर्विएंट हेरिटेज डिस्ट्रॉय हो जाए किसी कारणवश सुपीरियर फोर्सेस के कारण से, सुपीरियर फोर्सेस को हम एक्ट ऑफ गॉड मान सकते हैं कि अर्थक्वेक हो गया या कोई वॉल्केनो हो गया या फ्लड आ गई या नदी का रास्ता बदल गया, तो उस कारण अगर सर्विएंट हेरिटेज को कोई नुकसान होता है, तो जब सर्विएंट हेरिटेज ही नहीं रहेगी तो फिर ओबियसली जो उससे जुड़ा हुआ ईजमेंट है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 45 की, जो कि अगेन बात करता है एक्सटिंक्शन बाय डिस्ट्रक्शन ऑफ ईदर हेरिटेज। तो यहाँ पर फिर से हम बात करते हैं, अगर ईदर हेरिटेज या तो डोमिनेंट हेरिटेज या फिर सर्विएंट हेरिटेज, दोनों में से कोई भी हेरिटेज का अगर डिस्ट्रक्शन हो जाता है किसी भी कारण से, जैसे कि हमने इससे पहले 44 में पढ़ा था, चाहे वो एक्ट ऑफ गॉड के कारण हो, चाहे वो मैन मेड रीज़न से हो, कोई भी कारण हो, अगर इन दोनों हेरिटेजेस में से किसी भी एक हेरिटेज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो फिर उस केस में भी जो ईजमेंट उससे जुड़ा हुआ है वो भी ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 46 की। ये बात करता है एक्सटिंक्शन बाय यूनिटी ऑफ ओनरशिप। अब देखिए हमने बताया था कि डोमिनेंट ओनर और सर्विएंट ओनर, यहाँ पर कौन है, दो अलग अलग व्यक्ति, लेकिन जब डोमिनेंट ओनर को सर्विएंट हेरिटेज सेल कर दिया जाता है या डोमिनेंट ओनर सर्विएंट हेरिटेज का ही मालिक बन जाता है, दोनों की ओनरशिप जो है एक व्यक्ति पे आ जाती है, तब उस केस में ईजमेंट का राइट भी ख़त्म हो जाएगा। भाई तब तो ज़रूरत है ही नहीं ना रास्ते का, तब तो दोनों प्रॉपर्टीज़ एक ही व्यक्ति की हैं, तो फिर उसमें रास्ते की भी ज़रूरत नहीं है, तो उस केस में भी फिर जो ईजमेंट उससे जुड़ा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 47, जो कि बात करता है नॉन इंजॉयमेंट। अगर ईजमेंट को
कंटिन्यूसली 20 ईयर्स तक, जैसे कि हमने बताया था ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन में कि अगर किसी रास्ते को कंटिन्यूसली 20 ईयर्स तक जो है इंजॉय किया जा रहा है, उसको यूज़ किया जा रहा है, उसको एक्सेस किया जा रहा है, तो फिर वो ईजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन बन जाता है। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं 47 में कि अगर किसी ईजमेंट को 20 सालों तक यूज़ नहीं किया गया है, फिर उस केस में वो ईजमेंट एक्सटिंग्विश हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगेन यहाँ पर एक्सेप्शन है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट बना है डोमिनेंट ओनर और सर्वेंट ओनर के बीच में, कि कॉन्ट्रैक्ट मान लो सपोज़ 40 सालों का था, ठीक है, और 40 साल में से 20 साल जो है डोमिनेंट ओनर ने उस ईजमेंट को यूज़ नहीं किया, लेकिन वो फिर 20 साल बाद अगले 20 साल के लिए उसको यूज़ कर रहा है, तो जब तक कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है तब तक वो ईजमेंट रहेगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने 20 सालों तक उसको यूज़ नहीं किया। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है तो फिर यहाँ पर ये मान लिया जाएगा कि उसने 20 साल तक उसको यूज़ नहीं किया है, तो इसलिए ईजमेंट्री राइट भी उसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सेक्शन 48 की, जो कि बात करता है एक्सटिंक्शन ऑफ एक्सेसरी राइट्स। तो देखिए, जब ईजमेंट को ख़त्म किया जा रहा है तो उससे जुड़े हुए जो भी राइट्स दिए गए थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो इसको हम एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं कि सपोज़ ए का जो था राइट है, बी के पास एक वेल था वहाँ से पानी लेने का, ठीक है। तो पानी लेने के लिए वो बी की लैंड से होते हुए गुजरता था, यानी बी के जो लैंड है उस पे जो रास्ता था उसको वो एक्सेस करता था। अब जो वेल था वो किसी एक्ट ऑफ गॉड के कारण वेल का डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी जो कुआं था उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, तो अब उसमें पानी नहीं रहता। तो जब वेल का ही डिस्ट्रक्शन हो गया तो जो रास्ता वेल को जाता था उस रास्ते पे जाने का राइट भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। जब कुआं ही नहीं रहा तो फिर रास्ते पे जाने का फ़ायदा ही क्या है। तो इसीलिए जो ईजमेंट से जुड़े हुए एडेड राइट्स होते हैं, एक्सेसरी राइट्स होते हैं, वो भी ख़त्म हो जाते हैं जब एक ईजमेंट ख़त्म होता है। इसके बाद हमारा ये तो सारे तरीके थे एक्सटिंक्शन के कि किस तरीके से ईजमेंट को एक्सटिंग्विश किया जाता है। इसके बाद सेक्शन 49 में हमारा दिया है सस्पेंशन ऑफ ईजमेंट, कि ईजमेंट को सस्पेंड भी किया जा सकता है जब डोमिनेंट ओनर को सर्वेंट हेरिटेज पे एक लिमिटेड इंटरेस्ट दे दिया जाता है, और वाइस वर्सा जब सर्वेंट ओनर को एक लिमिटेड इंटरेस्ट दे दिया जाता है डोमिनेंट हेरिटेज पर, तो उस केस में, उन दोनों केसेस में क्या होता है, ईजमेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, ईजमेंट का सस्पेंशन हो जाता है। तो इसमें सिर्फ इतना ही बताया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका इसमें सेक्शन हम पढ़ेंगे वो है सेक्शन 51। बात करते हैं इसमें रिवाइवल ऑफ ईजमेंट की। जो ईजमेंट एक्सटिंग्विश हो गया था वो रिवाइव भी हो सकता है। तो देखिए, जो भी ईजमेंट सेक्शन 45 में एक्सटिंग्विश हो रहा था, जिसमें कि हमने बताया था कि ईदर ऑफ द हेरिटेज गेट्स डिस्ट्रॉयड, मतलब दोनों में से कोई एक हेरिटेज का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो जो हेरिटेज डिस्ट्रॉय हुई है अगर उसको 20 साल के एक्सपायर होने से पहले रिस्टोर कर लिया जाता है तो उस केस में फिर ईजमेंट रिवाइव हो जाता है दोबारा से, ठीक है, मतलब दोबारा से वो एग्जिस्टेंस में आ जाता है। इसी तरीके से अगर सर्विएंट हेरिटेज को रिवाइव किया जाएगा तो वो उसी जगह पर किया जाएगा जहाँ पर वो पहले स्थित थी, और अगेन यहाँ पर कंडीशन ये होगी कि वो भी 20 ईयर्स के एक्सपायर होने से पहले उसको रिवाइव कर लिया जाएगा। तो क्या बताया कि एक तो 20 ईयर्स से पहले रिवाइव हो जानी चाहिए, और प्लस उसी पोजीशन में, उसी प्लेस पे रिवाइव होनी चाहिए जहाँ पर वो पहले सिचुएटेड थी। सिमिलरली जो डोमिनेंट हेरिटेज है, अगर डोमिनेंट हेरिटेज डिस्ट्रॉय हुई है तो वो भी रिवाइव होनी चाहिए 20 ईयर्स के एक्सपायर होने से पहले, और वो भी उसी प्लेस पर रिवाइव होनी चाहिए या उसी प्लेस पर रीबिल्ट होनी चाहिए जहाँ पर वो पहले सिचुएटेड थी, और वो इस तरीके से बिल्ट होगी कि जिससे कि सर्विएंट हेरिटेज के ऊपर बर्डन ना बढ़े। तो जैसी कंडीशन पहले एग्जिस्ट कर रही थी वैसे ही कंडीशन में उसको रिवाइव करना है। तो अगर दोनों हेरिटेज रिवाइव हो जाती हैं तो फिर ईजमेंट भी जो सर्विएंट हेरिटेज से जुड़ा हुआ है वो भी रिवाइव हो जाएगा। जो नेक्स्ट इसमें बात आती है सेक्शन 51 में, वो ये कहते हैं कि जैसे हमने बताया था कि जब डोमिनेंट ओनर को सर्विएंट हेरिटेज सेल कर दिया जाता है या डोमिनेंट ओनर के पास सर्विएंट हेरिटेज आ जाती है,
या एक ही व्यक्ति में डोमिनेंट हेरिटेज और सर्वेंट हेरिटेज की ओनरशिप आ जाती है, तो उस केस में भी जो ईजमेंट है वो एक्सटिंग्विश हो जाता है। तो यहाँ पर अगर कोर्ट के द्वारा इस तरीके के बिक्वेस्ट को, कि जिसके ज़रिए एक ही व्यक्ति पे दोनों हेरिटेज का ओनरशिप डिवॉल्व कर दिया गया था, तो अगर कोर्ट के द्वारा इस ऐसी डिक्री पास की जाती है जिससे कि उस बिक्वेस्ट को ही सेट असाइड कर दिया जाता है, फिर से जो ईजमेंट है वो रिवाइव हो जाएगा। अगर ऐसा कोई रीज़न जिसके कारण कि ईजमेंट सस्पेंड हुआ था वो रीज़न हट जाता है, वो रीज़न को ख़त्म कर दिया जाता है, तो फिर ईजमेंट भी रिवाइव हो जाता है। तो आज हमने चैप्टर 5 में एक्सटिंक्शन, सस्पेंशन और रिवाइवल ऑफ ईजमेंट कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ ही आपका इंडियन ईजमेंट एक्ट ख़त्म होता है। एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, डिफरेंस बिटवीन लीज एंड लाइसेंस, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। होप कि आप लोग ये जितने भी लेक्चर्स मैंने अभी तक अपलोड किए हैं उन्हें देख रहे होंगे, उन्हें ध्यान से सुन रहे होंगे, और इसी तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम में अच्छा कीजिए, अच्छे मार्क्स लाइए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडिंग। थैंक यू सो मच।